Class 10th. Today we are going to take the next topic of the third lesson of history, nationalism in India. We had taken the first topic, the First World War, Khilafat and non-cooperation, and now we are going to begin the second topic, differing strands within the movement. Non-cooperation and Khilafat movement began in January 1921 and various social groups participated in the movement with its own specific aspiration. मतलब सबके अलग अलग माने थे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के। तो जो लोग टाउन्स में रहते थे उन्होंने कैसे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कॉल को रिस्पॉन्ड किया, या जो लोग कंट्री साइड में रहते थे मतलब गांव में रहते थे उन्होंने कैसे इस कॉल को रिस्पॉन्ड किया, या जो लोग प्लांटेशंस में काम करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लांटेशंस, स्वराज इन प्लांटेशंस। तो जो लोग प्लांटेशंस में काम करते थे उन्होंने कैसे इस कॉल को रिस्पॉन्ड किया, या गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन का आह्वान किया तो इन्होंने उसको कैसे क्या समझा। सी मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिटीज़ में, थाउजेंड्स ऑफ। तो कैसे पार्टिसिपेट किया? नंबर 1 पॉइंट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड एंड द lawyers gave up their legal practices. Number 2. So number 1 is from here and number 2, council elections were boycotted. तो council के elections क्या किए गए? boycott बहुत सी जगह, except in मद्रास, जहाँ पे जो जस्टिस पार्टी थी उसने सोचा कि काउंसिलिंग एंटरिंग द काउंसिल, अगर काउंसिल के इलेक्शंस जीत लेंगे तो वो कुछ पावर में आ जाएंगे और उनकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट्स में नॉन कोऑपरेशन, इकोनॉमिक फ्रंट में क्या हाल था? देखो क्या किया गया इकोनॉमिक फ्रंट पे। फॉरेन गुड्स आर बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्नड, ह्यूज बॉनफायर्स। नंबर 2 क्या हुआ? देखा गया कि इम्पोर्ट जो था फॉरेन क्लॉथ का वो आधा रह गया इन 1921 एंड 1922। उसकी वैल्यू 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ गई बहुत सी प्लेसेस पे। इन मैनी प्लेसेस क्या हुआ? मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन क्लॉथ गुड और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। ठीक है, और नंबर 4 क्या है? जैसे जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड किया, पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। और इसीलिए जब इंडियन वंस पहनने लगे क्लोथ्स तो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स एंड मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। पर इस पैराग्राफ में क्या है? एक और नया क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मूवमेंट स्लो डाउन? है ना, ग्रेजुअली स्लो डाउन। व्हाई? तो सिटीज़ में ये मूवमेंट या कई जगह मूवमेंट स्लो डाउन हो गई, क्यों? वैरायटी ऑफ रीजंस। नंबर 1, सबसे पहली बात, जो खादी क्लॉथ हमारे यहाँ बनाया जाता था इंडिया में, इट वाज मोर एक्सपेंसिव, मतलब महंगा होता था। क्यों? क्योंकि वो हाथ से बनाया जाता था और टाइम लगता था बनने में उसको। तो दैन द क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय इन द मिल, और जो पुअर पीपल थे वो इनको ख़रीद नहीं सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए था? अगर हमने अपना स्कूल छोड़ दिया है तो हमारे पास दूसरा स्कूल होना चाहिए था ना पढ़ाई करने के लिए। या अगर हम हेडमास्टर हैं या टीचर हैं, अगर हमने स्कूल छोड़ दिया गवर्नमेंट, तो हमारे पास दूसरे स्कूल्स होने चाहिए जहां हम काम कर सकें। तो ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस, लेकिन हमारे पास नहीं थे, है ना। दीज वर स्लो टू कम अप। नंबर 2 पॉइंट हो गया। सो इसी वजह से ये नंबर 3 पॉइंट हो गया।
ठीक है, ये नंबर 2 पॉइंट यहाँ से हुआ. नंबर 3, सो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स began trickling back to government schools and lawyers joined back the work in the government courts. नेक्स्ट हेडिंग है रिबेलियन इन द कंट्री साइड. गाँव का क्या हाल था. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड. इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड्स द स्ट्रगल्स इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड्स द स्ट्रगल्स ऑफ पेजेंट्स. मतलब जो पेजेंट्स और ट्राइबल स्ट्रगल कर रहे थे वो उसको इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने अपने में लपेट लिया. कैसे लपेटा. देखो अवध में क्या हुआ. अवध वाला एरिया मतलब ये लखनऊ वाला एरिया है. उसमें रामचंद एक सन्यासी थे जिन्होंने इस पेजेंट मूवमेंट को लीड किया था. ही हैड बीन अ फीजी एज इंडेंचर्ड लेबरर. यहाँ पे मूवमेंट किसके अगेंस्ट था. द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट तालुकेदार एंड लैंडलॉर्ड हु डिमांडेड पेजेंट एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ सेसेस. और तरह तरह के वो टैक्सेस लेते थे और पेजेंट्स को उनके खेतों पे क्या करना पड़ता था. बेगार, विदाउट एनी पेमेंट. तो और साथ में इनके पास कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था. मतलब कितने दिनों तक इनको काम मिलेगा इसका कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी. और इनको जब तक इनको खेतों से निकाल दिया जाता था. तो पेजेंट्स ने क्या समझा कि ये मूवमेंट क्यों है. फॉर द एबोलिशन. द पेजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बिगार, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स. है ना. तो अवध में इन्होंने इट वॉज अगेंस्ट तालुकेदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड from the peasant exorbitantly high rents and a variety of other cesses. The peasant movement demanded. तो ये नंबर 1 ये पॉइंट हुआ. नंबर 2 पॉइंट हुआ peasant movement demanded reduction of revenue and abolition of bigar and social boycott of oppressive landlords in many places. और कई जगह नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज किए गए by the panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. ठीक है. नंबर 3 पॉइंट क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने with began going around the villages in Awadh and talking to villagers and trying to understand their grievances. उनकी मुश्किलें समझने की कोशिश की और वहाँ एक अवध किसान सभा सेटअप की बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद. ठीक है. और विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेस जो हैं आसपास के एरिया में खुल गई थी. जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड हुआ तो एफर्ट क्या था कांग्रेस का टू इंटीग्रेट अवध पेजेंट स्ट्रगल इनटू अ वाइडर स्ट्रगल. पेजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन द फॉर्म दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी. लेकिन जो पेजेंट मूवमेंट थी वो इस तरह से डेवलप हो रही थी कांग्रेस लीडरशिप को मज़ा नहीं आया. क्यों नहीं मज़ा आया. क्योंकि ये गरीबों वाली बात थी. है ना. इसमें पेजेंट्स थे तो इसलिए इनको मज़ा नहीं आया. ये किसके अगेंस्ट थी. अगेंस्ट द तालुकेदार्स एंड मर्चेंट्स. तो बेसिकली यही बात थी. अब क्या है कि अब जो मूवमेंट जैसे जैसे स्प्रेड हुआ जो हाउस ऑफ तालुकेदार से मर्चेंट से उनको अटैक किया गया. बाजार को लूट लिया गया. ग्रेन्स वर होर्डेड. है ना. ग्रेन होल्ड्स वर टेकन ओवर. मतलब जो अनाज को छुपा के रखा गया था अपने गोदामों में वो छीन लिया गया. ठीक है. अब गांधी जी ने क्या बताया कि कई जगह लोकल लीडर्स ने बताया पेजेंट से कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है नो टैक्सेस वर टू बी पेड. अब इन लोगों के दिमाग में था कि गांधी कोई ऐसा महात्मा है जो हमारी प्रॉब्लम्स दूर करेगा. तो कई जगह लोकल लीडर्स ने बताया कि गांधी हैड डिक्लेयर्ड नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी. है ना. इन्वोक किया जाता था एस्पिरेशंस को, इच्छाओं को और डिज़ायर्स को इन्वोक किया जाता था. अब देखो ट्राइबल एरियाज़ में देखो क्या हुआ. ट्राइबल एरियाज़ में अलग तरह से इस नॉन कोऑपरेशन को इंटरप्रेट किया गया. नॉन कोऑपरेशन मैसेज को इंटरप्रेट किया गया. तो वहाँ पे गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश की बात है. एग्जाम्पल उसकी का लिया है. वहाँ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हो गया in 1920.
ऐसा मूवमेंट नहीं था जिसको कांग्रेस अप्रूव करती। क्यों? क्योंकि ये वायलेंट मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट है, ये वायलेंट था। तो फॉरेस्ट एरियाज़ में क्या होता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लार्ज फॉरेस्ट एरियाज़ बंद कर रखे थे और लोगों को वहाँ जाने से मना करार हुआ था। फॉरेस्ट में वो अपने कैटल नहीं ग्रेस कर सकते थे। अब जो ट्राइब्स होती हैं वो उनकी ज़िंदगी होती है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट से फ्रूट्स लेके फ्यूल वुड ये कलेक्ट करते हैं, अपने कैटल को ग्रेस करते हैं। तो इनको मना कर दिया गया, ये उसमें फॉरेस्ट में नहीं घुस सकते थे। दिस एनरेज द हिल पीपल, मतलब हिल वाले लोगों को गुस्सा आ गया। ये गुडैम हिल्स की बात हो रही है आंध्र प्रदेश के। तो इससे उनकी लाइवलीहुड्स बहुत अफेक्ट हो रही थी और ट्रेडिशनल राइट्स भी छीने जा रहे थे। तो अब क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने फोर्स करना शुरू किया कि बेगार करो फॉर रोड बिल्डिंग, हिल पीपल रिवोल्टेड। तो इसमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन सामने आया जिसको कहते हैं अल्लूरी सीताराम राजू, जिसका नाम था। वो क्लेम करता था कि उसके पास स्पेशल पावर्स हैं और वो जो है एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकता है और लोगों को हील भी, मतलब लोगों को ठीक भी कर सकता है। इवन वो बुलेट शॉट्स भी सर्वाइव कर सकता है, मतलब बुलेट्स लगे तब भी वो जिंदा रह सकता है। तो राजू के इन बातों से लोग बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने क्या कहा कि ही वॉज इनकारनेशन ऑफ गॉड। राजू टॉक्ड ऑफ ग्रेटनेस ऑफ, राजू किस बारे में बात करता था? महात्मा गांधी की ग्रेटनेस, और कहता था लोगों से खादी पहनो, गिव अप ड्रिंकिंग। पर उसके साथ साथ क्या कहता था कि इंडिया कुड ओनली बी लिबरेटेड, कि वो इंडिया तभी लिबरेट हो सकती है जब फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, नॉट नॉन वायलेंस। तो ये तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। गुडेम रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरिड आउट गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। So Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, स्वराज इन प्लांटेशंस। प्लांटेशंस मतलब क्या होता है? जब एक ही तरह का प्लांट जो है काफ़ी बड़े एरिया में लगाया जाता है, जैसे टी प्लांटेशंस या बनाना के प्लांटेशंस या इंडिगो प्लांटेशंस ना। तो यहाँ पे स्पेशली हम असम की बात कर रहे हैं जहाँ टी प्लांटेशंस थे। तो यहाँ पे एक अलग एक्ट ब्रिटिशर्स ने बना रखा था, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसके अंडर में कोई भी प्लांटेशन वर्कर को वहाँ टी गार्डन्स में एक बार जब उनकी भर्ती हो जाती थी वहाँ काम करने के लिए, तो दे वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन्स। इनफैक्ट एक तरह से वो वहाँ बंदी हो जाते थे, गुलामों की तरह काम करते थे, और अगर वो परमिशन लेते भी थे दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। तो अब इनके लिए क्या था कि अब ये वहाँ बंधन में काम कर रहे थे किसी के। तो जब कॉल हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो इनको लगा कि गांधी ने कुछ ऐसा किया है जिससे हम लोग जो हैं हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। मतलब दे डिड नॉट बिलीव इन द स्वराज ऑफ द कंट्री, वो हम आज़ाद हो जाएंगे, ये उनके दिमाग में बात थी। तो उन्होंने क्या किया, व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज़। उन्होंने अपने अथॉरिटीज़ की बात नहीं मानी, लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड होम, घर की तरफ चल दिए। वो सोच रहे थे अब घर तक का रास्ता आसान हो जाएगा, जब चाहो काम करो और जब चाहो छुट्टी लेके घर जाओ। दे बिलीव्ड, हाँ, उनका विश्वास था कि गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। दे हावेवर, लेकिन उनका दुर्भाग्य था, दे नेवर रीच द डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन में कभी नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उस समय रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक हो गई और पुलिस ने उनको पकड़ लिया और एंड दे वर ब्रूटली बीटेन अप। तो इस तरह से उनको वापस अपने प्लांटेशंस में जाके काम करना पड़ा। अब कई जगह जो है रिबेल्स जो हैं, तो अलग अलग विजन्स थे उनके टर्म स्वराज के, ठीक है। और उनको लगता था कि सभी सफरिंग्स एंड ऑल ट्रबल्स, ये कोई गांधी राज आने वाला है उसमें ख़त्म होने वाली है। इसलिए वो गांधी का नेम चैंट करते थे, मतलब लेते थे बार बार, एंड रेस स्लोगन्स डिमांडिंग स्वतंत्र भारत। जो कि अभी उनको ये नहीं बहुत अच्छे से पता था कि ये ऑल इंडिया एजिटेशन है। दे डिड नॉट रिलेट इट टू स्वराज ऑफ इंडिया। अब देखो ये एक पिक्चर यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
क्यों? क्योंकि इसमें चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में 1922 बताया हुआ है। ये चौरी चौरा जो है दिस इज़ इन गोरखपुर, और चौरी चौरा जो चौरी चौरा इंसिडेंट है, इसी की वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये एंड हुआ था। कब हुआ था? 1922 में एंड हुआ था। क्यों में एंड हुआ था? क्योंकि गांधी जी कहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए? अहिंसा से होना चाहिए, मतलब कहीं भी हम वायलेंस नहीं करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे चौरी चौरा में एक पीसफुल जुलूस जा रहा था, बड़े शांति से जा रहे थे, और उनको पुलिस ने उनके ऊपर लाठी बरसाई और उनको दौड़ा, दे अब्यूज्ड द पीपल। तो लोग जो हैं वो दे वर इन्वोक्ड, मतलब उकसा दिया लोगों को, और लोगों ने फिर वो पुलिस वालों को दौड़ाया। पुलिस वाले अपनी चौकी में जाकर उन्होंने जल्दी से अंदर से बंद कर लिया। लेकिन लोग जो इतने एंग्री, दे वर सो मच एनरेज्ड, उन्होंने बाहर से आग लगा दी उस पुलिस चौकी को। जब पुलिस चौकी को आग लगा दी तो क्या हुआ? वहाँ पुलिस वाले जल के मर गए, है ना। वायलेंट क्लैश हुआ विद द पुलिस। तो महात्मा गांधी ने जब ये इंसिडेंट सुना तो उन्होंने कहा कि ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इसीलिए 1920 में जो शुरू हुआ था, जनवरी 1921 में, वो चौरी चौरा इंसिडेंट से 1922 में एंड हो गया। So we have completed this topic, children, and in the next video we'll take the third topic towards civil disobedience. So children, that's all for today. Thank you.